हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। अन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अन अकेडमी इज द इंडिया's largest learning platform where you can prepare for the various competitive exams with the help of the top educators of the country with the quality content and great learning experience. So I am available here to help you to crack NEET UG. So let's crack NEET UG. Let me introduce myself. My name is Rahul Dagaria. I have been teaching physics since 5 years in the various renowned institutions of India. Till now, I have mentored to the thousands of aspirants of NEET and IIT JEE. And I am BTech from NIT Rourkela. Yes, I am an engineer from NIT Rourkela. And now I am available here on Unacademy to help the students of the country to learn the concepts of physics for NEET UG with the best notes and best examples. तो आप सभी मेरे लेक्चर्स को मेरे वीडियोस को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। आप मेरी टीचिंग मैथडोलॉजी को एक बार समझना शुरू करेंगे तो आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा एंड आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक करके मेरे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आते जाएंगे। तो अभी तक मैंने लॉज ऑफ मोशन भी का फर्स्ट लेक्चर दे दिया जिसमें लॉज ऑफ मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। एंड नाउ अब मैं एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन शुरू करने वाला हूँ आज। तो उससे पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट आवर मोटो दैट इज कॉल्ड आवर न्यू एंथम। We want you to crack NEET UG with the India's largest learning platform, Unacademy. तो Unacademy को आप बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यू नीड टू बाय Unacademy Plus subscription. So get Plus subscription and access to the unlimited live and recorded courses from the India's best educators. Yes, जैसा कि मैंने आपको बोला कि Unacademy आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड करेगा। वहां पर क्या होगा, Unacademy ऐप में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उस एजुकेटर को आप यूज कर सकते हैं। आप जिस भी एजुकेटर की वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गो टू प्ले स्टोर एंड टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप and download it now. After that, click the plus button so that you can get Unacademy Plus and there you can buy Unacademy subscription, right? तो Unacademy subscription buy करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्यों buy किया जाए। What you will get if you will buy Unacademy subscription? You'll get the daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access. तो क्या मतलब है इसका? डेली लाइव क्लासेस मतलब डेली आप लोगों को एजुकेटर्स लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर्स है, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है उनकी लाइव क्लासेस आप अटेंड कीजिए। सो डेली लाइव क्लासेस यू विल गेट ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। यू कैन आप चैट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर से, आप वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने आंसर पोल्स भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो ये जो कुछ भी है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम की तरह ही होता है। आप अपने एजुकेटर से फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यू कैन एवेल्युएट योर परफॉर्मेंस बाय आवर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस। हमारे मॉक टेस्ट एंड क्विजेस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और वो आप अटेंड करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे। आपको आपकी परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस भी अनअकैडमी ऐप पर मिलने वाला है। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप वीक पढ़ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और आपका लेवल क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे रह गए, अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या होता है? अनअकैडमी आपको आपका कंप्लीट टारगेट एग्जाम जो भी आपका है उसके लिए कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करता है। यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको जैसे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। और वो भी आप अपने मनपसंद एजुकेटर्स को चूज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे, मींस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है एक टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। तो अनअकैडमी आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग ईजी हो जाती है और आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की गाइडेंस भी मिलती है। तो नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। यस, आप अनअकैडमी ऐप पर कोई भी लेक्चर्स को
अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, बार बार रिपीटेड मोड पर देख सकते हैं। यदि जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप उसको वापस देख सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपकी लर्निंग सच में बहुत बहुत इजी होने वाली है। सो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्री लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब। सो यू कैन सी देयर विल बी मेनी एजुकेटर्स, दे आर गिविंग लाइव लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर लाइव लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो वहाँ आपको सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेंगे, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मिलेंगे, राइट। सो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज मिलेंगे। यदि आपको पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए फॉर बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, यू नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यू नीड टू बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द टॉप एजुकेटर्स। आप देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो एमबीबीएस हैं, आईआईटीज एंड एनआईटीज से हैं और एम्स से हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है वो आपको अनअकैडमी पर पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप 1 मंथ के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, यू नीड टू पे 6,000 रुपीज। ओके, आपको 6,000 रुपए पे करने होते हैं। यदि आप 12 मंथ्स के लिए बाय करते हैं तो आपको 30,000 रुपीज पे करने होते हैं। और 24 मंथ्स के लिए बाय करते हैं तो आपको 36,000 रुपीज पे करने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी की जो फी है वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत बहुत कम है, राइट। तो इतने रुपए में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है। यदि आप नीट के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो सिर्फ 36,000 रुपीज में आपको 2 साल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड RAHULD, यदि आप मेरा ये कोड सब्सक्रिप्शन बाय करते वक्त यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बाय करना, आपको सिर्फ 54,000 रुपीज पे करने होंगे। 12 मंथ्स के लिए आपको 27,000 रुपीज पे करने होंगे एंड 24 मंथ्स के लिए 32,400 रुपीज ही पे करने होंगे, राइट। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि यार 5 मंथ्स की इक्विवेलेंट फी यदि पे करोगे तो उसमें आपको 12 मंथ्स, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 6 मंथ्स के लिए फी पे करते हो तो आपको 24 मंथ्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स का ही बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप 1 मंथ को बाय करते हैं तो 1 मंथ में आप कितने टॉपिक्स पढ़ सकते हैं? हार्डली 2 और 3 टॉपिक्स आप एक सब्जेक्ट से सीख सकते हैं। तो यदि आपको पूरी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से लर्न करना है तो मैं बोलता हूँ कि आपको 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का ही बाय करना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज यूज माय कोड RAHULD and buy अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन so that you can enjoy our services. Next, I'll talk about the today's topic, application of Newton's laws. अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया, राइट, लास्ट लेक्चर में, लास्ट मेरा कोर्स जो अवेलेबल है उस पर। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। उसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो देख रहे हैं मतलब कि इक्विलिब्रियम। तो आज हम मेनली इक्विलिब्रियम ही डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर फिर से आने वाला है, उसमें हम और आगे का डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, राइट। तो पहले मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, अ बॉय पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो कहने का क्या मतलब है कि एक बॉक्स है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, राइट। तो ये मैंने बना दिया एक बॉक्स, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। और यहाँ पर एक बॉय है जो क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ठीक है। इसको पुश कर रहा है और कितना फोर्स लगा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, राइट। तो सिंपल फोर्स आ गया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं F इज 100 न्यूटन एंड मास ऑफ द बॉक्स इज 20 kg। तो हमने पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉ में, क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू m into a, राइट। एक्चुअली वो होता है F इज इक्वल्स टू dp by dt, राइट। और उसी से लास्ट में बनता है F इज इक्वल्स टू m into a, F for force applied on the block, m for mass and a is acceleration of the block। so बस वैल्यू रख लो यहाँ पर, acceleration a is equals to f by m, you'll get 100 by 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता चला कि यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉक्स रखा है 20 kg का और उसको एक बॉय 100 न्यूटन के फोर्स से धक्का देता है, ठीक है, क्या होगा,
बॉक्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मोशन करने लगेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इक्विलिब्रियम, सो टुडे वी विल मेनली टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है? Whenever the net force acting on an object is zero, then this state is called equilibrium of that object, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि लेट से यहाँ पर कोई एक ऐसा बॉक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और इस पर सब डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से, इधर से, इधर से, सब डायरेक्शन से लग रहा है, ऐसा समझ लो, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां से भी लगाना चाहते हो, ठीक है। अब ये F1 F2 F3 F4 सबका सम जो आ रहा है, नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो आ रहा है, एक्चुअली वो कौन सा सम, वो वेक्टर सम होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो एफ नेट आना चाहिए 0। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट फोर्स है एफ नेट, राइट, एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। यदि नेट फोर्स 0 होता है तभी हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा, ब्लॉक जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे पीछे मतलब एक्सेलरेट नहीं होगा। So this state of this object is called equilibrium। जब नेट फोर्स 0 होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आना चाहिए, ठीक है। So when a net external force acting on an object or system is zero, then it is said to be in equilibrium, ठीक है। आपको याद रखना है, जब भी नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम पर 0 होता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, ठीक है। क्योंकि नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है या फिर सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, वो हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलता है, F इज टू एम ए बोलता है। भाई यदि ये फोर्स ही 0 है, यदि ये नेट फोर्स ही 0 है, तो मास तो 0 हो नहीं सकता। मास 0 नहीं हो सकता तो किसको 0 होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। सो वी कैन से इफ फोर्स इज 0 देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। गॉट इट। तो ये आपको समझ में आया कि why acceleration of an object is zero if the object is in equilibrium, ठीक है। So that is acceleration is zero as the object remains at rest or moves with the constant velocity। क्या मतलब है इसका, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, यदि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। कैसे, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बोला था ना कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। और यहाँ हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स 0 है, राइट। इसका मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो 3D में होता है, राइट। यानी कि उस हम इस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यदि आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम रेफरेंस फ्रेम को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, एक कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस, राइट, और एक कंसीडर करते हैं जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब जो भी एक्स डायरेक्शन की से लग रहा होता है तो वो आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन वाला जे कैप होता है और जेड डायरेक्शन से लगने वाला के कैप होता है। तो मैं बोल देता हूँ कि जो भी नेट फोर्स होगा, राइट, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू 0। बिकॉज़ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, राइट। और हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तीनों ही डायरेक्शन पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं, वाई डायरेक्शन का जेड से कोई रिलेशन नहीं, और जेड का एक्स से कोई रिलेशन नहीं। तो मैं बोल दूंगा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0। ये सारी चीजें 0 होनी चाहिए। आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स इक्वल्स टू, आपको याद है वो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वैसे यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, है ना, ये एफ जेड स्क्वायर। ओके, अब इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, इन तीनों का सम आना चाहिए 0। भाई ये सारी तो स्क्वायर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो नेसेसरीली एफ एक्स को भी 0 होना पड़ेगा।
एफ वाई को भी जीरो होना पड़ेगा और एफ जेड को भी जीरो होना पड़ेगा। यदि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर जीरो जीरो है, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज आल्सो जीरो। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब कोई भी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो उससे आप कैसे डील करेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखी हैं। स्टेप्स आप बस एक बार देख लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आएगा, ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बना के यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, एट फर्स्ट मेक अ स्केच ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, या तो डायग्राम दिया होता है, और यदि डायग्राम नहीं दिया है तो आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है कि कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे उसने बोला है क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पर आप लोगों को इमेजिन करके डायग्राम बनाना होगा। बहुत इजी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को डायग्राम सबसे पहले बनाना होगा। फिर स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या बोल रहा है देखो। स्टेप नंबर वन तो आपको समझ में आ ही गया है कि क्या करना है, डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, isolate a single object and then draw the free body diagram for the object level all external forces acting on it। समझ में आया? इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी सिस्टम दे रखा है उसमें एक पर्टिकुलर बॉडी जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको आइसोलेट कर लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कोई भी बॉडी होती है उसका एक आइसोलेटेड डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद डायरेक्शन। तो वही आपको करना है, इंडिविजुअली जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना उस सिस्टम में सबको सेपरेटली ड्रॉ करना है और फिर उनके ऊपर क्या करना है, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। दैट्स इट। ओके, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस उस बॉडी पर लग रहे हैं उन सबको आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, choose a convenient coordinate system and resolve all the forces in the rectangular component x and y। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि वहां पर जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ कि लेट से ये एक बॉडी हो गई और इसके पास में दूसरी बॉडी हो गई। ओके, इधर से कोई फोर्स F1 लग रहा है और इधर से कोई फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, फिर करना क्या है, पहली स्टेप में वो पूरे सिस्टम का डायग्राम बनाना है, ये बना दिया। ठीक है? उसके बाद ये बोल रहा है आइसोलेट सिंगल ऑब्जेक्ट, तो किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मैं उठा लेता हूँ। ये फर्स्ट वाले ब्लॉक को उठा लिया, फर्स्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा है, इस तरफ से लग रहा है F1, ये एक्सटर्नल फोर्स है ना F1। अब देखो मेरे को दूसरे ब्लॉक को इसमें देखना ही नहीं, दूसरे ब्लॉक की शक्ल को देखना ही नहीं, भूल जाओ उसको। बस अपने को क्या पता चलेगा, यार इधर से F1 फोर्स लग रहा है तो तरफ से भी कोई तो फोर्स लग रहा होगा। मैंने बोला था ना कि न्यूटन ने क्या बोला था, एक्शन के लिए ऑपोजिट रिएक्शन आती है, राइट। तो यदि इसको इधर से धक्का देंगे तो ये दूसरे वाले ब्लॉक को धक्का देगा, दूसरा वाला ब्लॉक इस पर धक्का देगा, यानी कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ड्रॉ किया है, तो इधर से F1 लगा तो उस तरफ से नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ये इसका एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में भी है लेकिन मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इस तरफ से कौन सा फोर्स लग रहा है, इस तरफ से फोर्स लग रहा है F2, और इधर से क्या लग रहा होगा, इधर से ऑब्वियसली फर्स्ट ब्लॉक की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अज्यूम करो, तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान लेना और वर्टिकल डायरेक्शन को y डायरेक्शन मान लेना। ठीक है, बस इस तरह से आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन है एंड वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो y डायरेक्शन है। सो दिस इज द व्हाट assumption, we are assuming the coordinate system, right? Convenient coordinate system यूज कर रहे हैं। देखो जो x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो x डायरेक्शन में रहेगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और यदि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस लग रहे हैं तो वो y डायरेक्शन के अलोंग हो गए, तो उनको भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यदि कोई फोर्स x और y के बीच में लग रहा है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के बीच में यदि कोई फोर्स लग रहा है किसी एंगल पर, तो उस फोर्स को हमें क्या करना होगा, उस फोर्स को हमें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या था। इसका कहने का मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा। और ये पेन ले लिया मैंने। लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ओके,
अब इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर लग रहा होगा, ऐसे समझ लो एंगल इज थीटा। हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर एक फोर्स एफ लग रहा है ऐसे। अब क्या करूंगा, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, तो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। एट फर्स्ट देखो मैंने आइसोलेट कर दिया बॉडी को। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको दो कंपोनेंट्स में मैं इसको एक्स डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन आ गई। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी कि एफ कॉस थीटा, है ना? क्योंकि इस तरफ क्या है, यहाँ पर थीटा है। ऊपर की तरफ से क्या आएगा, ऊपर की तरफ से आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों को देखनी है। एरो यदि ऐसा है तो इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट ऐसे जाएगा, और अब हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ऐसे जाएगा, ठीक है? सिंपल, आपको बहुत अच्छे से मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ, यदि फोर्स इस तरह से है तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है, उसी के हिसाब से कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में लिखा है अप्लाई द इक्वेशन समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेट फोर्स इन x डायरेक्शन को 0 बोल रहे हैं, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन को भी 0 बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अरे यार सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और पहले ही बोला था कि यदि नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 then the net force acting in x direction is 0 and net force acting in y direction is also 0, राइट? सो वही करना है, समीशन ऑफ एफ एक्स यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज आल्सो 0। दोनों को इंडिविजुअली डील कर रहा है, ठीक है? दोनों को इंडिविजुअली डील करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है। इससे आपको टू इक्वेशंस मिलेंगी, है ना? Okay, so step 4 will give you two equations with several unknown quantities. If you have only unknown quantities at this point, you can solve the two equations for those unknown quantities. मतलब आपको आपको क्या होता है, दो अननोन क्वांटिटीज मिल रही हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, दो अननोन क्वांटिटी और दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे, you'll get the आंसर। और दो से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी उठाना पड़ेगा, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि जो भी स्टेप शुरू से लेके अब तक हमने फॉलो की वो फिर से फॉलो करना होगा, ठीक है? तो अभी ये सिर्फ स्टेप्स पढ़ने से आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? यानी कि इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? यस, तो आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक 10 केजी का ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर 5 केजी का ब्लॉक रखा है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो देखो स्टेप 1 क्या थी, जो भी प्रॉब्लम है उसका डायग्राम बनाओ, तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बना रखा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आइसोलेट द ऑब्जेक्ट। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट 5 केजी का ये रहा, सेकंड ऑब्जेक्ट 10 केजी का ये रहा, तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्या कर दिया, सेपरेटली ड्रॉ कर दिया। पहले सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, अब इस पर जितने भी फोर्सेस है उनको ड्रॉ करना है। तो देखो 5 केजी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो पहले मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करता हूँ। तो देखो नीचे की ओर फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, क्या लग रहा है, mg। तो मैंने नीचे की ओर mg ड्रॉ कर लिया, ओके? अब ऊपर या अब क्या हो रहा है, देखो ये 5 केजी ब्लॉक कैसा है, 5 केजी ब्लॉक पर नीचे की ओर ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की ओर फोर्स लगेगा किसकी वजह से, नॉर्मल की वजह से। तो यहाँ से नॉर्मल लगेगा क्योंकि 10 केजी के ब्लॉक ने 5 केजी को ऊपर की ओर ऐसे होल्ड करके रखा है, ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, तो मतलब ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा। तो इस नॉर्मल फोर्स को मैंने n1 बोल दिया। सो दिस इज द नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स हो गया और नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स हो गया, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। मैं बोलूंगा कि y डायरेक्शन में इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मैं बोलूंगा कि फॉर दिस 5 केजी ब्लॉक नेट फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी 0, ऊपर की ओर n1। अब आपको कंसीडर करना है y डायरेक्शन है ऊपर, तो नीचे की ओर क्या होगा, नेगेटिव y डायरेक्शन। मैं बोलूंगा कि ऊपर की ओर n1 और नीचे की ओर -5g। mg की वैल्यू कितनी है, 5g, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए माइनस, ठीक है? तो मैं n1 माइनस mg यानी कि n1 माइनस 5g इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों,
इक्विलिब्रियम है। रेस्ट में होता है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बस N1 की वैल्यू आ गई 5G। ठीक है, N1 की वैल्यू 5G, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, हमें मिलेगा 50 न्यूटन, राइट। तो अब मुझे मिल गया कि जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक इज व्हाट, 50 न्यूटन। अब मैं इस 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो 10 kg वाला ब्लॉक ये रहा। अब इस 10 kg वाले ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। mg मतलब 10g, है ना। 10 तो उसका मास है और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या, अब ऊपर वाला ब्लॉक उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर से नीचे की ओर नॉर्मल लगेगा। कितना लगेगा, n1। पहले ही बोला था न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन लगती है। यदि 5 kg ब्लॉक 10 kg पर n1 फोर्स लगा रहा है तो 10 kg भी 5 kg पर n1 लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 kg पर n1 लग रहा था, तो 5 kg भी 10 kg पर n1 लगाएगा। n1 किधर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, अब ग्राउंड इसको किस तरफ, ऊपर की ओर फोर्स लगा के होल्ड करके रख रहा है ना, तो ग्राउंड इस पर ऊपर की ओर n2 लगाएगा। ठीक है, सारे फोर्सेस दिख रहे हैं, देखो n1 नीचे, 10g नीचे एंड n2 ऊपर। ओके, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो फॉर 10 kg ब्लॉक N2 ऊपर की ओर है पॉजिटिव, N1 नीचे की ओर है नेगेटिव, एंड mg यानी कि माइनस 10g लिखूंगा, यहाँ 10g लिखूंगा, वो नीचे की ओर है इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पर फिर से मैंने 0 लिख लिया। और N1 की वैल्यू तो यहाँ से हमें 50 न्यूटन मिली, तो 50 न्यूटन डाल दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया 100 प्लस, या तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली N2 इज इक्वल्स टू N1 प्लस 10g, यानी कि 100 प्लस 50 150 न्यूटन। तो हमें नॉर्मल फोर्स ऑन द ग्राउंड मिल गया 150 न्यूटन। ओके, तो देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर की ओर से 5 kg ब्लॉक 10 kg पर नीचे की ओर n1 लगा रहा है, ग्राउंड इस 10 kg पर ऊपर की ओर n2 लगा रहा है, और इसका mg 10g नीचे की ओर है। तो नीचे के जो डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है, n1 नेगेटिव आ जाएगा, mg भी नेगेटिव आ जाएगा, बट n2 पॉजिटिव आ जाएगा, और इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो n2 माइनस n1 माइनस 10g इज इक्वल्स टू 0 लिखा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब क्या करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे, n1 की वैल्यू डालोगे, यू विल गेट 150 न्यूटन। दिस इज द आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ या स्ट्रिंग इफ मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg। देखो यहाँ पर एक सीलिंग है ना, छत है, सीलिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे। अब इसके ऊपर कुछ, इसका मास जो है वो 10 kg है ना, इसका मास जो है वो 10 kg है। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि रास्ते में टेंशन कितनी है। हम लोग को एक बात तो पहले से ही पता है, क्या पता है कि नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, mg मतलब 10g नीचे की ओर लगा लिया। ऊपर की ओर क्या लगेगी, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में टेंशन लगती है, और मैंने बताया था टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है। टेंशन लेने का कि देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बोलेगा टेंशन देने का, टेंशन को दूर भगाओ, यानी कि टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, मुझे क्या मिलता है, देखो ऐसा डायग्राम मिलता है, टेंशन ऊपर की और टेंजी नीचे की। ये हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ऊपर की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उसको। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो ऑब्जर्व नहीं करना है। वर्टिकल में फोर्स है, ऊपर की ओर टी, नीचे की ओर टेन जी। टी को पॉजिटिव लेंगे और टेन जी को नेगेटिव लेंगे, तो दोनों का वेक्टर समान आना चाहिए 0, यानी कि टी माइनस टेन जी इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा फ्रॉम द एफपीडी ऑफ द ब्लॉक Fy should be equal to 0, यानी कि फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन should be equal to 0 फॉर द इक्विलिब्रियम। लटका हुआ है ना, लटका हुआ है मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना, सीलिंग से लटका हुआ है, तो जो है नेट फोर्स। अब मैं बोलूंगा कि t माइनस टेन जी 0। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया 100, क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है ना, तो रखी 100 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसमें सारे फोर्सेस को शो करना आना चाहिए। ठीक है, यदि इतना आपको आता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद तो बचा ही गया, उसके बाद एक्स डायरेक्शन को समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई डायरेक्शन को समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे, तो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको आपस में सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट आंसर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, या तो यहाँ मैंने 2 बार लिख लिया है पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ रहा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक
राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक 7 kg का ब्लॉक रखा है, 7 kg के ब्लॉक को ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है 25 न्यूटन। कितना? 25 न्यूटन। भाई हम किसी भी चीज को ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसको ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक को उठाने के लिए पहले तो फोर्स कितना चाहिए? मैं बोलूंगा कि भाई ये ब्लॉक पर रखा हुआ है ना, रखा हुआ है मतलब नीचे की ओर mg लग रहा होगा, तो mg की वैल्यू कितनी आएगी? mg की वैल्यू m मतलब 7 kg और g की वैल्यू g, मुझे मिल गया 70 न्यूटन। कितना मिल गया? 70 न्यूटन। अब कोई भी आदमी इसको ऊपर उठाना चाहता है तो ऊपर की ओर 70 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाएगा, तो जस्ट उठने की कंडीशन में आएगा, ठीक है। और जैसे ही 70 से 71 न्यूटन हुआ नहीं कि ऊपर उठ जाएगा, है ना। मैं बोल सकता हूँ क्या कि 70 न्यूटन से ज्यादा फोर्स है तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, और 70 न्यूटन से कम फोर्स है तो ऊपर उठेगा नहीं, उसी जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, है ना। तो ये ग्राउंड पर ये 7 kg का ब्लॉक रखा है, मतलब नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर mg लग रहा होगा, mg मतलब 7g, 7g मतलब 70। तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कितना? 25 न्यूटन, है ना। और क्या लग रहा होगा देखो, 25 और 7g दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, मतलब एक एक्स्ट्रा ग्राउंड भी इस 7 kg पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे की ओर टोटल फोर्स। ऊपर की ओर 25 लग रहा है, नीचे 25 लग रहा है, ठीक है। नीचे की ओर 7g यानी कि 70 लग रहा है, मतलब फोर्स तो बैलेंस नहीं हो रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, डेफिनेटली वो ग्राउंड लगा रहा होगा, और दैट इज नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, दैट इज n, दैट्स इट। तो चलो यहाँ पर देखो, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ऊपर की ओर 25 न्यूटन, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स n, और नीचे की ओर mg यानी कि 70 न्यूटन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। रेस्ट पर है कैसे पता चला भाई? 25 न्यूटन फोर्स लगा के 70 न्यूटन के ब्लॉक को उठाओगे तो उठेगा थोड़ी। तो मैं यहाँ बोलूंगा ऊपर की ओर टोटल फोर्सेस F प्लस n, है ना, और नीचे की ओर mg यानी कि 7g, तो F प्लस n, F प्लस n माइनस 7g should be equal to 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो 7g को उधर भेज दिया, f प्लस n इज इक्वल टू 7g आ गया, है ना। तो n इज इक्वल टू 70 माइनस 25, दैट इज 35 न्यूटन। ये f की वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है ना, 25 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स ये आ गया, ठीक है। So this is our question, this is all about what we want to solve, we want to do, right? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऊपर की ओर सारे फोर्सेस और नीचे की ओर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऊपर 25 न्यूटन, नीचे की ओर 7g, है ना। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है 7g मतलब 70 नीचे की ओर और 25 ऊपर की ओर, तो न्यूटन थर्ड लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर टोटल फोर्सेस नीचे की ओर टोटल फोर्सेस के बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर की ओर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट? नॉर्मल फोर्स। तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर दिया, तो देखो ये ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ कर रखा है ना, ऊपर की ओर एरो है। ओके, F प्लस n ऊपर की टोटल फोर्सेस का सम शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स 7g, है ना। F प्लस n इज इक्वल टू 7g। ओके, और F की वैल्यू 25 दे रखी, देती है उसको इधर भेज दिया, तो 75 माइनस 70 माइनस 25, सॉरी 70 माइनस 25 इज 35 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, सॉरी, गड़बड़, मैंने यहाँ पर 35 लिख दिया, एक्चुअली दिस इज 45, राइट। समझ जाओ, दिस इज 45 न्यूटन, है ना। क्या आंसर मिला आप लोगों को? आपको 45 न्यूटन आंसर मिल गया, ठीक है। रिमेंबर द आंसर इज 45 न्यूटन, है ना। मैंने गलती से 35 लिख दिया था, ह्यूमन एरर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। देखो एक ब्लॉक लटका रखा है, सीलिंग से एक रस्सी से लटका रखा है ना। ये सीलिंग पर एक रस्सी हो गई, और ये आपके ब्लॉक को इस कॉर्नर पर पकड़ के रख रही है, और अब दीवार से भी एक रस्सी आ गई, और वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रह रही है। मतलब कि इस तरह से टेंशन है कि ये वाली रस्सी हॉरिजॉन्टल है, वॉल से जो आ रही है, और सीलिंग से आ रही है वो 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। अब क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि यदि ब्लॉक रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक रस्सी में, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो आई विल ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट।
इस स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन लेने का कि देने का? टेंशन हमेशा देने का, लेने का नहीं। तो इस पर mg लगेगा नीचे, mg, mg की वैल्यू कितनी हो गई? 5g। ठीक है, तो मैंने mg की वैल्यू लिख ली यहाँ पर 5g। अब क्या, अब एक एक रस्सी को पकड़ो और टेंशन लिखो। मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को पहले ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये रही, टेंशन लेने का कि देने का? टेंशन देने का, ऑब्जेक्ट से अवे। तो ये हो गई टेंशन T1। ओके, आफ्टर दैट ये वाली रस्सी को देखना है, तो इस वाली रस्सी में टेंशन T2। ओके, तो मैंने बोल दिया कि T2 ऐसे लग रही है, T1 ऐसे लग रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट। और mg नीचे लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0, यानी कि T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस mg वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। इन सब का सम 0 होना चाहिए ना। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई T1 तो हॉरिजॉन्टल में, mg वर्टिकल में, और T2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में लटक रहा है, मतलब इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स। तो मैंने बोल दिया कि चलो, हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, ये वाला T2 फोर्स हो गया, ये T1 फोर्स हो गया, और ये mg फोर्स हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है, हमने स्टेप्स में लिखा था कि जब भी इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स उस पर 0 होगा। यदि उस पर नेट फोर्स 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एंड वाई डायरेक्शन में भी उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन should be equal to 0। तो मैं fx is equal to, मैंने fpt से देख रहा हूँ, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन should be equal to 0। अब क्या करूँ? देखो, इसको कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, इसका लेने की जरूरत नहीं है। तो बीच में लटक रहा है x और y के T2, इसके कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट हो जाए ताकि। तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ। T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T2 cos 30 डिग्री। आप लोग को पता है ना, जिस तरफ थीटा होता है उधर cos कंपोनेंट आता है, और जिस तरफ थीटा नहीं उधर साइन कंपोनेंट। तो ऊपर की तरफ आ जाएगा इस पर कितना? T2 sin 30 डिग्री। देखो कैसे आ रहा है ये, है ना। देखो ये एरो इस तरफ है ना, एरो इस तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल में शैडो इसकी ऐसे, और वर्टिकल में इसकी शैडो ऐसे। तो ये देखो मैंने कंपोनेंट लिख लिया इसके, है ना। तो T2 का ये कंपोनेंट T2 cos 30 एंड ये T2 sin 30। ठीक है, बस अब सारे x डायरेक्शन के फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। x डायरेक्शन में कौन है? x डायरेक्शन में पहले तो है, मैं इंक चेंज करता हूँ, सब रेड रेड हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। मैं यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। यस, ये T1, देखो T1 किधर है? T1 का एरो इस तरफ है, मतलब ये माइनस T1 हो गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये T2 की बात करते हैं, तो T2 देखो एरो किधर है? एरो इस तरफ है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। और एक्स डायरेक्शन में नहीं, इन दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं। मैंने बोल दिया क्या कि माइनस T1, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, फिर प्लस T2 cos 30 डिग्री, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव लिखा। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 रख लो, तो क्या आएगा? T1 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2, है ना। आ गया, एक इक्वेशन मिल गई, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया हमने। क्या आया है? T1 इज इक्वल टू T2 √3/2। अब एफ वाई डायरेक्शन में भी टोटल फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वाई डायरेक्शन की सम देख लो, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम T2 sin 30 डिग्री ऊपर की ओर, और mg जो है वो नीचे की ओर है, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 0। बस, ऊपर की डायरेक्शन प्लस वाई, नीचे की डायरेक्शन माइनस वाई, तो एक ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो क्या लिखेंगे? T2 sin 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया T2 sin 30 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है, माइनस mg, माइनस इसलिए क्योंकि वो नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस 5g इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए T2 की वैल्यू आ जाएगी 10g, आ जाएगी 10g, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन के बराबर आएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। T2 की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई, तो उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख लो, है ना। ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है ना, इक्वेशन में जैसे ही आप रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 √3/2 होता है, तो T2 की वैल्यू 100 न्यूटन रख ली, तो आपको मिलेगा 50 √3, है ना। 100 इंटू √3/2 यानी कि 50 √3 न्यूटन, गेटिंग द आंसर, है ना। आप लोगों को सारे आंसर्स मिल चुके हैं, जो जो भी हम चाहते थे। गॉट इट, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। इधर T1 इधर T2, दो कंपोनेंट्स लिए, क्योंकि वो ना तो एक्स डायरेक्शन में था ना ही वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अलोंग हमने कंपोनेंट ले लिया। अल्टरनेटिव एंगल थ्योरम से ही हमें यहाँ पर 30 डिग्री फिर से मिला था, राइट।
इधर आ जाएगा T2 cos, तरफ T2 sin, है ना। एक्स डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस का सम जीरो, वाई डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस का सम जीरो, दोनों से हमें रिलेशन मिल रहे हैं, राइट। तो बस एक से वैल्यू उठा के दूसरे में डालो, you'll get the answers. ओवर। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसी होप्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस। अब देखो धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं ना, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रेन, ठीक है। तो आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, T1 T2 T3 एंड T4 ये सारा क्वेश्चन मैं पहले से ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अच्छे से एरो के साथ इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो आप लोग को ऑब्जेक्ट क्या है वो तो पता ही है, इसके अलावा जितने भी जंक्शन पॉइंट होते हैं, जितने भी नोड्स लग रही है, उन सबको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से स्ट्रिंग स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको जितनी भी नोड्स है उनको सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये ए पॉइंट है, ये एक नोड है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ब्लॉक लटक रहा है, इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद बी पॉइंट है, दिस इज इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट स्ट्रिंग आ रही है यहाँ से, ये मैंने इसमें टेंशन ड्रॉ कर दी, इधर होगी टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब बी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी पॉइंट से अवे की तरफ, यानी कि ऊपर की ओर टेंशन होगी, ठीक है। अब बी पॉइंट से नीचे की ओर इस तरफ वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन होगी, है ना, ये वाली में इधर होगी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ऐसे टेंशन आ जाएगी, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पर टेंशन T3, ओके। अब नीचे की ओर भी टेंशन, इस स्ट्रिंग के अलोंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन आनी चाहिए ऐसे, ये आ गई T2, है ना। बेसिकली एक ऐसे मिली, एक ऐसे मिली, और एक ऐसे मिली, ठीक है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं, जिसको मैं अलग इंक से ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब ए पॉइंट है, तो ए पर इसमें टेंशन नीचे, इसमें टेंशन ऐसे, और इसमें टेंशन ऐसे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टेंशन इन एनी ऑब्जेक्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अवे होगी, है ना। आपको मैंने पहले ही बोला था टेंशन इज अ ड्यूअल डायरेक्शन फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे उससे टेंशन हमेशा दूर की तरफ लगेगी, अवे, ठीक है। यही डायरेक्शन ऑफ टेंशन है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट पर mg नीचे, mg मतलब 10g नीचे, और ऊपर की ओर कौन है, ऊपर की ओर ये टेंशन है, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने बात करते हैं एफबीटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एफबीटी बनाते हैं। तो देखो ब्लॉक का एफबीटी यहाँ बना रखा है, मेरा 10 kg का ब्लॉक, तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, नीचे की ओर 10g लग रहा है, और ऊपर की ओर टेंशन जो लग रही है स्प्रिंग में, उसको मैंने टी नॉट बोल दिया, है ना। तो टी नॉट ऊपर की ओर, 10g नीचे की ओर, और ये रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टी नॉट माइनस 10g इज इक्वल टू 0, टी नॉट इज इक्वल टू 10g, ठीक है। यानी कि टी नॉट की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो टी नॉट की वैल्यू आई, इस ब्लॉक से जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये वाली स्ट्रिंग कौन सी, ये वाली स्ट्रिंग जो है, इसमें जो टेंशन आ रही है इसमें, दैट इज 100 न्यूटन। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ पॉइंट ए को, ए वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट को ऑब्जर्व करते, तो देखो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखो 30 डिग्री के एंगल पर T2 ऊपर की ओर, ओके, इस तरफ T1 लग रहा है, और नीचे की ओर T नॉट लग रहा है, ठीक है। टी नॉट नीचे की ओर, T1 इस तरफ, और T2 इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या करोगे, फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, T2 sin 30, T2 sin 30 डिग्री, ओके। कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा T2 cos 30, T2 cos 30, ठीक है। T2 cos 30 डिग्री एंड T2 sin 30 डिग्री, दोनों कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। बस अब क्या करोगे, पहले ही बोला था, जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आते हैं, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज आल्सो 0। सो वही अपने को करने का है, एक्स डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस को सम 0 कर लो, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, पहले वाई डायरेक्शन को डील करते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर T2 cos 30 डिग्री, फिर T2 cos 30 डिग्री को पॉजिटिव ले लिया,
नीचे की ओर टी नॉट है तो दैट शुड बी नेगेटिव, तो माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0। मैं टी नॉट को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, क्या आ गया टी नॉट यहाँ पर, ठीक है। तो टी नॉट की वैल्यू ऊपर से हमें मिली थी 100 न्यूटन, ये 100 आ गया। ऐसे किया इसको पता है ना, T2 cos 30 डिग्री माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टी नॉट को आरएचएस में भेज दिया, बस वैल्यू रख ली। तो अब क्या करोगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, you'll get the answer what 200 √3 न्यूटन, ठीक है। यू आर गेटिंग द आंसर T2। टेंशन टेंशन T2 की वैल्यू मिल गई, दैट इज हाउ मच 200/√3 न्यूटन। अब x डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस को जीरो करो, x डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस को मैं जीरो करने जा रहा हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है T1 तो माइनस T1 है ना, फिर राइट डायरेक्शन में लग रहा है T2 साइन 30 डिग्री तो माइनस T1 प्लस T2 साइन 30 डिग्री, इट बी इक्वल टू व्हाट, 0, ओके। माइनस T1 प्लस T2 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। जैसे इस चीज को अप्लाई किया, राइट, T2 ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई है ना, और T2 की वैल्यू 200/√3 है, तो यहाँ से T1 मिल गया, कितना आया, 100/√3 न्यूटन, ओके। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ब्लॉक को ऑब्जर्व किया, ब्लॉक को ऑब्जर्व करने पर हमें टी नॉट टेंशन मिली, ठीक है। अब मैंने पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया, पॉइंट ए को ऑब्जर्व करने पर मुझे T2 भी मिल गया, एक्स डायरेक्शन की वजह से T1 मिल गया और वाई डायरेक्शन की वजह से T2 मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें क्या हो गया, T1 और T2 पता चल गया। अब T3 एंड T4 और फाइंड करना है, मतलब हमें बी पॉइंट को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अब मैं इस बी पॉइंट को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो, बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना रखा होगा पीछे, यस, ये बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, T4 इस तरह से लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये T4 हो गया। अब T4 के मुझे डेफिनेटली दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्या आएगा, इधर थीटा नहीं है, मतलब यहाँ पर T4 साइन 60 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा, T4 साइन 60 डिग्री। और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की यार आएगा T4 cos 60 डिग्री, है ना, T4 cos 60 डिग्री, T4 साइन 60 डिग्री एंड T4 cos 60 डिग्री, उसको कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। देखो ये T2 है ना, T2 भी तो बीच में लटक रहा है, मतलब इसके भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो इसको नीचे की ओर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T2 cos 30 डिग्री, T2 cos 30 डिग्री, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T3 तो ऑलरेडी है, लेकिन कंपोनेंट क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा T2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख के बता दिया कि T2 साइन 30 डिग्री लेफ्ट की ओर, T3 भी लेफ्ट की ओर, T4 साइन 60 डिग्री राइट की ओर, ये एक्स डायरेक्शन का हो गया। आप क्या करोगे, fx इज इक्वल टू 0 करोगे, fy इज इक्वल टू 0 करोगे, राइट, fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, आप लोगों को क्या मिलेगा, इनका टोटल वेक्टर सम 0 मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आई नीड टू कनेक्ट द चार्जर फर्स्ट। तब तक आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को फिर से देख लीजिए कि कैसे मैंने कंपोनेंट्स डिवाइड किए हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। समीशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम 0 बोल देते हैं, ठीक है। y डायरेक्शन में देखो ऊपर कौन लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है T4 cos 60 डिग्री, ओके, बस सिर्फ ये अकेला फोर्स है। और नीचे की ओर कौन लग रहा है, नीचे की ओर अकेला T2 cos 30 डिग्री, देखो ये mg नहीं है, क्योंकि बी पॉइंट में कोई मास नहीं था, वो सिर्फ एक नॉट थी, है ना। तो ये नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे क्या, कि समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, दोनों का सम 0 होना चाहिए, यानी कि T4 cos 60 डिग्री ऊपर की ओर, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, T2 cos 30 डिग्री नीचे की ओर, है ना। एक्चुअली इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, T4 cos 60 डिग्री, है ना, T4 cos 60 डिग्री ऊपर की ओर पॉजिटिव, माइनस T2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री नीचे की ओर है, और इनका वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0।
ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये नेगेटिव वाले को उधर भेज लो तो ये वाली स्टेप मिल जाएगी। ओके, यू गॉट दिस स्टेप। आफ्टर दैट व्हाट, दोनों की वैल्यू लिख सकते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन क्लास में लिखने की कोई जरूरत नहीं अभी, है ना। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि अब एक्स डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, लेफ्ट साइड लग रहा है T3, एक तो लग रहा है T3 और दूसरा लग रहा है T2 sin 30 डिग्री, तो दोनों फोर्सेस को हम लोग लिखते हैं। तो T3 प्लस T2 sin 30 डिग्री, और वो किससे बैलेंस हो रहा है, राइट साइड वाले फोर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वहां है sin T4 sin 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू T4 sin 60 डिग्री। क्या करोगे, इन सारी चीजों की वैल्यू लिख लोगे। फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन मिल रही है। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप आपस में सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T3 200/√3 एंड T4 200 न्यूटन। ओके, तो 200/√3 एंड T4 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये आपको मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करना आपको आता ही होगा डेफिनेटली, राइट। ऊपर क्या हो गया, T4 और T2 में रिलेशन मिल गया, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, और उधर पीछे की तरफ हम लोग ऑलरेडी T3 T4 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एंड व्हाट T3, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। Two blocks are kept in contact as shown in the figure। एक फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर, इस पर टू फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रहे हैं as shown in the figure। Find the forces exerted by the surface, floor and wall on the block। जो blocks हैं उन पर wall and जो surface है वो मतलब कि यहाँ पर हमें सारे नॉर्मल फोर्सेस फाइंड करने हैं ना। तो सरफेस ऑफ द वॉल ऑन द ब्लॉक्स, है ना, यानी कि जो वॉल है ना वो ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो आपको बताना है। उसके बाद कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनके बीच की जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप मैंने आप लोग को बताई थी, आप लोग को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये मैंने 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। तो इसमें क्या हो गया, नीचे की ओर लग रहा है 10G यानी कि mg, है ना। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, तो सरफेस ग्राउंड की वजह से नॉर्मल लग रहा है, तो उसको मैंने n1 लिख लिया। ठीक है, डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। ओके, अब इस डायरेक्शन से 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर 10 kg पर राइट वर्ड। और अब लेफ्ट वर्ड देखो, ये 10 kg को उस पर प्रेस कर रहे हैं, तो अब 20 kg भी तो इसको धक्का दे रहा होगा, है ना, इसको होल्ड करके रख रहा है, तो मतलब 20 kg इस पर N2 फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा। यदि लेफ्ट में नहीं लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा, लेकिन मूव करने से रोकना है तो 100 न्यूटन को बैलेंस करने वाला एक फोर्स लगना चाहिए, दैट इज व्हाट, थर्मल फोर्स N2, है ना। तो ये मैंने प्रॉपर्ली इसका डायग्राम बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या करना है, Fx इज इक्वल टू 0, Fy इज इक्वल टू, यानी कि ऊपर के फोर्सेस नीचे वाले फोर्स से बैलेंस होने चाहिए, लेफ्ट वाले फोर्स राइट से बैलेंस होना चाहिए। डायरेक्टली पता चल रहा है, ऊपर की ओर N1 है, नीचे की ओर 10G है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब N1 इज इक्वल टू 10G, 100 न्यूटन। तो फ्रॉम द एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक, N1 इज इक्वल टू आ रहा है 10G यानी कि 100 न्यूटन। N1 की वैल्यू मिल गई mg के बराबर। ठीक है, लेफ्ट वर्ड फोर्स राइट वर्ड के बराबर होना चाहिए, यानी कि एफ वाई इज टू 0। तो मुझे समझ में आ गया कि 100 न्यूटन माइनस N2 होना चाहिए व्हाट 0, मतलब N2 की वैल्यू आ गई कितनी, 100 न्यूटन। तो देखो यहाँ N2 इज टू 100 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन के फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए विद डायरेक्शन रखने पर, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब N2 इज टू 100 न्यूटन। ओके, अब मैं 20 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो 20 kg का ब्लॉक ये रहा, इसका mg नीचे लगेगा, तो mg मतलब 20G नीचे लग गया। ग्राउंड की वजह से नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, तो वो नॉर्मल फोर्स मैंने रख लिया N4 ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दो फोर्सेस ड्रॉ कर लिया। अब 50 न्यूटन देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पर, है ना, 50 न्यूटन ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, अब वो पहले वाला ब्लॉक N2 नॉर्मल फोर्स लगा के इसको प्रेस कर रहा है ना, तो फर्स्ट ब्लॉक 10 kg ब्लॉक की वजह से 20 kg पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रही है, यानी कि N2 फोर्स लग रहा है, और वॉल की वजह से इसी ब्लॉक पर N3 लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यदि मैं 10 kg को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो 10 kg के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं वही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 10 kg कितना लगा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, 10 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं वही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो 20 kg ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो ड्रॉ करना है।
20 kg कितना लगा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा, राइट। एक मिनट, मुझे पेन लेना होगा। यस, तो ये N2 हो गया, ये 20G हो गया, ये N4 हो गया, ये N3 हो गया। अब क्या करें, इस 50 न्यूटन में x है ना ही y है, तो इसके दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट हो गया ये ऐसा, और एक और कंपोनेंट हो गया ये ऐसा, है ना। ये क्या आएगा, ये आएगा 50 sin 30, क्यों, क्योंकि इधर थीटा नहीं है, जिस तरफ थीटा नहीं होता है उधर साइन वाला कंपोनेंट, तो 50 sin 30 डिग्री। और ऊपर से नीचे की ओर जो लग रहा है दैट इज व्हाट 50 cos 30। इसको मैं लिख लेता हूँ 50 cos 30 डिग्री, 50 sin 30 डिग्री, 50 cos 30 डिग्री। बस कंपोनेंट्स ले लिए, बाकी सारे फोर्स एक्स और वाई के अलाउंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस ब्लॉक को के लिए एफबीडी, फ्रॉम एफबीडी ऑफ 20 kg ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का सम जीरो कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, N2, N2 राइटवर्ड लग रहा है, राइटवर्ड के सारे फोर्सेस लेफ्टवर्ड के फोर्सेस से बैलेंस होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा N2 शुड बी इक्वल टू 50 sin 30 डिग्री प्लस N3, है ना। लेफ्ट और राइट दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो ये रेस्ट पर रहेगा। दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, है ना। आप वेक्टर सम जीरो भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि N3 प्लस 50 sin 30 डिग्री माइनस N2 इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसे भी आरएचएस में ले जाओगे वही मिलने वाला है, ठीक है। N2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 100 न्यूटन, रख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है N3 100 माइनस 25, है ना। तो 50 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी कि 25, तो आपको 75 न्यूटन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि वॉल जो है वो 20 kg ब्लॉक पर 75 न्यूटन फोर्स लगा रही है, और दोनों ब्लॉक जो हैं एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज 100 न्यूटन, ओके। अब नेक्स्ट, ग्राउंड जो है वो 20 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ग्राउंड मतलब वाई डायरेक्शन ऑब्जर्व करनी होगी। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 0, यानी कि ऊपर की ओर टोटल फोर्सेस का सम और नीचे की ओर टोटल फोर्सेस का सम, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो N4 ऊपर की ओर है, दैट शुड बी इक्वल टू नीचे की ओर के फोर्स, यानी कि 50 cos 30 डिग्री एंड 20G। देखो 50 cos 30 डिग्री नीचे की ओर, 20G भी नीचे की ओर, N4 ऊपर की ओर, तो ये बराबर होने चाहिए। रख ली वैल्यू, है ना। जैसी वैल्यू रखते हैं हमें मिलता है 243.30 न्यूटन, ओके। एक्चुअली cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए रखोगे you'll get the answer, that's it, so we are getting the answer, है ना। और so मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने एक पुली ड्रॉ कर रखी है, ये क्वेश्चन है ना। ये पुली ड्रॉ कर रखी है, पुली क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है। सपोर्ट है, और ये सीलिंग या कुछ भी वॉल सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सपोर्ट जा रहा है और उसके ऊपर ये पुली लपेटी हुई जो है ऐसे फ्री है रोटेट करने के लिए, और वैसे ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर से एक स्ट्रिंग जा रही है, स्ट्रिंग जाके 10 kg ब्लॉक को पकड़ रखा है, और ये ब्लॉक ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल है, और रस्सी की लंबाई तो कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो कांस्टेंट है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि भाई ठीक है ये 10 kg है, इस पर नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg। mg मतलब 10g नीचे की ओर, और ऊपर की ओर लगेगा टेंशन, तो ये आ गया टेंशन टी ऊपर की ओर, ओके, टेंशन टी ऊपर की ओर। मैंने आपको एक बात बताई थी टेंशन फोर्स पढ़ाते वक्त, इन अ मासलेस स्ट्रिंग टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। ये सिस्टम फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है ना स्ट्रिंग, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। तो मतलब क्या हो गया, यदि मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो टेंशन ऊपर की ओर, पुल्ली को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो टेंशन नीचे की ओर। तो पुल्ली के रेस्पेक्ट में टेंशन लेने का नहीं देने का, है ना। देखो कभी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो टेंशन होती है ना दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि टेंशन देने का, तो टेंशन डी नीचे की ओर, ओके। अब पुल्ली से फिर से टेंशन अवे फ्रॉम द पुल्ली, सो दैट इज टेंशन टी लाइक दिस, ओके। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, तो टेंशन नीचे की ओर यहाँ पर, और टेंशन इस तरफ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी अवे फ्रॉम द पुली। बस सेपरेटली अलग अलग ड्रॉ कर लो इन डायग्राम को। 10 kg का मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, देखो टेंशन ऊपर की ओर और यहाँ पर 10g नीचे की ओर, तो समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0, मतलब टेंशन की वैल्यू 10g के बराबर।
तो T is equals to 10G is equals to 100 न्यूटन। टेंशन इन द स्प्रिंग इज 100 न्यूटन। अब मैं क्या करूंगा, मुझे नेट फोर्स ऑन द पुली बताना है, मतलब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट उस तरफ है ना, तो नेट नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ना N2 वो ऐसे लगेगा, ठीक है। ओके, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि टेंशन T जो है वो नीचे की ओर है, यानी 100 न्यूटन नीचे की ओर, और इस तरफ जो है टेंशन T जो है लेफ्टवर्ड है, तो ये टेंशन T लेफ्टवर्ड है ना। तो अब क्या करना है, नेट फोर्स बताना है, नेट टेंशन इसके ऊपर जितनी लग रही है उतना ही नेट नॉर्मल फोर्स लगेगा ताकि रेस्ट में रह पाए। मुझे समझ में आ गया कि इस 100 न्यूटन और 100 न्यूटन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो आपको पता है ना कि नेट नेट टेंशन या नेट नेट टेंशन बताना है, नेट फोर्स जब भी बताते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यही होता है ना। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, है ना। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू भी टी है, इसकी वैल्यू भी टी है, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। रूट टू टी यानी कि 100 √2 न्यूटन इज द आंसर। तो हमें पता चला द नेट force exerted by the string on the pulley is 100 √2 न्यूटन, है ना। 100 √2 न्यूटन। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, वो भी आप रख सकते हो, यू विल गेट द आंसर। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल गेट आंसर एनी हाउ। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो पाए, है ना। जो भी लोग 11th क्लास में अभी आए हैं उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, वो बहुत अच्छे से सबको सीख सकते हैं, ठीक है। A block is placed on a frictionless inclined plane of inclination 30 degree. Find the horizontal force required to hold the block at rest. देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि inclined plane है। अभी inclined plane ऐसे ही fixed है, पड़ा हुआ है जमीन पर, है ना। अब क्या हो रहा है, 20 kg के ब्लॉक को इसके ऊपर रख लिया और सारी सरफेस, मतलब जो ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच की जो सरफेस है दैट इज फ्रिक्शनलेस, है ना। यानी कि ये नीचे फिसलने के लिए फ्री है। ओके, ये नीचे नीचे फिसलने के लिए फ्री है, मतलब इस पर नीचे की ओर सबसे पहले लगेगा mg, है ना। तो mg मतलब 20 g, तो मैं यहाँ सिर्फ mg लिख रहा हूँ, ये नीचे की तरफ लगेगा। तो डेफिनेटली mg का एक कंपोनेंट तो इधर लगेगा ना। वो कौन सा लगेगा, तो ये मैं इस तरह से, देखो मैंने इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन बोल दिया और इस डायरेक्शन को मैंने वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन आ गई अपनी, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे अज्यूम करना है वो हमारी चॉइस है। मैंने नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड इज एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाई डायरेक्शन इज, along the inclined plane y direction is this, downward, perpendicularly downward, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर मैं कैसे कंपोनेंट्स डिवाइड करता हूँ, है ना। मैंने बोल दिया कि ये, सॉरी, मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, वरना आप लोग एंगल में ही कंफ्यूज रह जाओगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया इस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक तो ये वर्टिकल लाइन खींच लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। ओके, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक एक्स एक्सिस है, ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज एक्स एक्सिस है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इज वाई एक्सिस। मैंने यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन ड्रॉ की, और mg लग रहा है इस वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, ये हो गया mg, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल जो है थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो मतलब ये फिर से थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, ये वाला एंगल जो होगा दैट इज थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 30 डिग्री। यदि ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो और भी तरीके हैं हमारे पास, है ना। और तरीके क्या है देखो, तो एक और तरीका हमारे पास क्या है ना, ओके, कम बैक।
यस, यस मैं पेन यूज करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया इंक्लाइन प्लेन, ये मैंने ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर ली वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के अलोंग तो नीचे की तरफ लग रहा है mg। ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ओके, अब क्या करो, ये y डायरेक्शन होगी, ये x डायरेक्शन होगी। तो ये 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री, तो ये फिर से 30 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, दैट्स इट, है ना। बस हो गया अपना काम, यही तो था। तो इसी तरह से आपको कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं, आपको एंगल्स डिसाइड करने हैं, ज्योमेट्री लगानी है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस आप कंसीडर करोगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वाई डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, एंड देन यू विल सॉल्व। ठीक है, विल गेट द फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है mg यानी कि 20 न्यूटन। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अभी ज्योमेट्री बताई थी मैंने आपको, ये एंगल 30 डिग्री। तो इधर क्या आ जाएगा 20 जी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, एम जी कॉस 30 डिग्री। और इधर क्या आएगा एम जी साइन 30 डिग्री, है ना। ये मैंने एम जी के कंपोनेंट्स ले लिया, और फोर्स एफ इस तरह से लग रहा है ना। अब मुझे क्या करना होगा, इसके भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट लेना होगा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऐसे, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ऐसे। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है ना। हमें तो सिर्फ ये फोर्स फाइंड करना है, इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ एफ कॉस 30 डिग्री, है ना। क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम से, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, मतलब एफ का नीचे की तरफ ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक फोर्स ऐसे हो गया एफ कॉस 30 डिग्री, और एक फोर्स नीचे की तरफ ऐसे हो गया दैट इज 20 जी साइन 30 डिग्री। दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए इसको रेस्ट में रखने के लिए। बस नेट फोर्स को बैलेंस कर लो, एफ कॉस 30 डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखो यहाँ पर, तो एफ की वैल्यू आ गई 20 जी tan 30 डिग्री, है ना। कुछ नहीं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो 20 जी tan 30 डिग्री आ गया। वैल्यू रखोगे mg into 1/√3, तो हमें मिल रहा है 200/√3 न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहे हो। यदि आप 200/√3 फोर्स ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हो, तभी वो ब्लॉक रेस्ट पर रह पाता है, नहीं तो वो नीचे फिसल जाता है। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर एक स्ट्रिंग में आप लोगों को टेंशन बतानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो दो ब्लॉक बना रखे हैं। दिस इज 7 kg ब्लॉक, दिस इज आल्सो 7, एक्चुअली दिस इज 8 kg ब्लॉक, मैंने बाय मिस्टेक 7 लिख लिया है। दिस इज 8 kg ब्लॉक, है ना, दिस इज 8 kg ब्लॉक। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 8 kg का है, ये 7 kg का है, तो फटाफट डायग्राम बनाते हैं। मैंने पहले बोला था सबसे पहले mg ड्रॉ करो, तो इस वाले पर नीचे की ओर लग रहा है 8g, इस वाले पर नीचे की ओर लगेगा 8g। ओके, ऊपर वाले पर नीचे की ओर कितना लगेगा, नीचे की ओर लगेगा mg मतलब 7g, का मास 7 है ना, तो 7g। अब टेंशन की बात करते हैं, तो टेंशन की बात करते हैं, तो देखो ऊपर वाली स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो देने का मतलब 7 kg को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट T1 अवे, है ना। अब इस वाली स्ट्रिंग में देखिए ये भी 7 kg से जुड़ी हुई है, 7 kg को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टेंशन T2 इधर अवे नीचे की ओर। अब मैं 8 kg को ऑब्जर्व करूँ, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का, तो अवे, फिर से T2 अवे। ओके, अब क्या करें, दोनों का सेपरेट डायग्राम शो कर लो। तो ऊपर वाला ये रहा 7 kg, तो देखो T1 ऊपर की ओर, के बाद नीचे की ओर कौन कौन है T2, और नीचे की ओर एक और फोर्स कौन सा है 7g, है ना। तो ये मैंने प्रॉपर्ली फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब नीचे वाला 8 kg का ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर की ओर T2 आ रहा है और नीचे की ओर 8g आ रहा है ना। ऊपर की ओर T2 और नीचे की ओर 8g। क्या करोगे आप, समीशन ऑफ एफ आई इज टू 0, और इसमें भी समीशन ऑफ एफ आई इज टू 0। तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी कि T2 8g को बैलेंस कर रहा है, तो T2 की वैल्यू 8g मतलब 18 न्यूटन, है ना। तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया T2 माइनस 8g इज इक्वल टू 0, तो T2 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ओके, अब फर्स्ट वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व करें, तो ऊपर की ओर T1 नीचे की ओर 7g और T2, तो T1 माइनस 7g माइनस T2 इज इक्वल टू 0।
T1 माइनस 7G माइनस T2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव ली। ठीक है, वैल्यूज रख लो। T2 की वैल्यू 80 न्यूटन आई थी, है ना, ये 80 न्यूटन उसमें डाल दो, यहाँ पर 80 न्यूटन डाल दो, 70 80 150 आंसर, you'll get the answer, right? You are getting the tension in string 1 and string 2. Okay, okay, so अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, मैंने सारे अलग अलग एग्जांपल लिए हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल लिए हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ पाए। तो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है एंड द वैल्यू ऑफ मास m सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। यहाँ पर दिखा रखा है कि इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। उस पर एक ब्लॉक रखा है जो कि 10 kg का है, वो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, पुली के ऊपर से पास हो रही है, और वो स्ट्रिंग एक m kg के मास से लटकी हुई है, और वो मास ऐसे लटका हुआ है ना। अब क्या हो रहा है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। क्या हो रहा है कि अब ये एम मास जो है ना, वो 10 kg के मास इनक्लाइन प्लेन पर पड़ा है, तो दोनों पर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं स्ट्रिंग में, है ना, वो टेंशन है, राइट, और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इन दोनों की वजह से ही है। तो अब नेट फोर्स हर एक ब्लॉक पर जीरो होगा, तभी तो ये रेस्ट में रह पाएगा। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। सारी चीजें रेस्ट पर रहनी चाहिए, सारी चीजें रेस्ट पर रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स हर एक ब्लॉक पर जीरो होना चाहिए। तो दो ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं एम मास का ड्रॉ करता हूँ। एम मास ऐसे है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg, mg फोर्स नीचे लगा लिया। ऊपर की ओर लगेगा फोर्स टेंशन, तो ये मैंने टेंशन फोर्स ऊपर लगा लिया। ठीक है, इसी तरह से मैं 10 kg ब्लॉक की बात करता हूँ। तो 10 kg ब्लॉक जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। इस पर नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो लग रहा है, अभी आपको कंपोनेंट्स लेना बताया था, कैसे लिए थे कंपोनेंट्स याद है ना, नीचे की ओर लग रहा था mg। ठीक है, अब ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इसके जो परपेंडिकुलरली जो कंपोनेंट आता है ना, ये वाला एंगल जो आएगा 30 डिग्री आएगा, तो ये वाला mg cos 30। है, perpendicular to inclined plane is cos component, that is mg cos 30। ओके, और इसकी डायरेक्शन में कितना आएगा, यानी कि along the inclined plane, along the inclined plane जो भी आ रहा है that is mg sin 30। आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि कैसे आपको कंपोनेंट्स लेने हैं ना। mg cos 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ले लिए हैं। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, सारे ब्लॉक्स को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करते हैं, समीशन ऑफ fx0, समीशन ऑफ fy0, इस तरह से। तो देखो, हम दोनों ही ब्लॉक्स के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इसके लिए ऊपर प्लस y और नीचे की ओर माइनस y, है ना। तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू एम जी, t माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो t इज इक्वल टू एम जी। m की वैल्यू, या mg की वैल्यू टेंशन के बराबर होनी चाहिए ना। तो ये अभी एक इक्वेशन ये हो गई, एक्चुअली ये स्टेप तो बाद में आएगी। चलो पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। ये वाला ब्लॉक रेस्ट में, रेस्ट में मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर की ओर देखो, इस डायरेक्शन को आप कंसीडर कर लो क्या, इसको कंसीडर कर लो माइनस एक्स, है ना। और नीचे ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस वाई कंसीडर कर लो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि टी ऊपर की ओर पॉजिटिव ले लो, प्लस प्लस एक्स कंसिडर कर लो, माइनस 10g साइन 30 डिग्री नेगेटिव एक्स कंसिडर कर लो, तो माइनस 10g साइन 30 डिग्री, है ना। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर, बस दोनों का सम वेक्टर सम जीरो आना चाहिए। तो t माइनस 10g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू रखो, तो t माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो, t की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 50 न्यूटन। ओके, अब अब क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे, टी ऊपर mg नीचे, तो t माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन रख लो यहाँ पर, m की वैल्यू आ रही है 5 kg, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ mg, दैट इज हाउ मच, दैट इज 5 kg। So this is the final answer you are getting. I hope आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए और भी न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन लेकर आऊंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए कंस्ट्रेंट मोशन लेकर आऊंगा। कंस्ट्रेंट मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में घुसे नहीं पाता है। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी से आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसी मुझे होप्स हैं, एंड डेफिनेटली आप जरूर देखिएगा। सो प्लीज subscribe the channel and click the bell icon so that you can get the notifications of my videos। and मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों को
यदि एडमिशन लेना है तो आपको 2 to 3 लाख रुपीस 2 इयर्स के लिए मिनिमम पे करना ही होता है। लेकिन अन अकेडमी आपको 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना? या फिर यदि आप आईआईटी के लिए कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स, वो भी बेस्ट एजुकेटर्स के हेल्प से एंड उनकी गाइडेंस में आप लोगों को मिलेगी। एंड दैट इज जस्ट फॉर 32,400 रुपीज फॉर नीट, एंड इसी के आसपास आपको आईआईटी के लिए भी मिलेगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत कम पे करना है, इतना कम फी पे करना है, और उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं RAHULD। सो प्लीज यूज माय रेफरल कोड राहुल डी एंड बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जीरो से लेकर लास्ट टॉपिक तक सब कुछ आप सीख सकते हैं। और 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 32,400 रुपीज में आपको मिल रहा है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 27,000 रुपीज में मिल रहा है यदि आप मेरा कोड राहुल टी यूज करते हैं। ले लीजिए दोस्तों, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32,400 में कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पैसा वसूल है। आपको, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको रिटर्न इसका मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्विजेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, राइट? इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर एक बार देख लेते हैं तो वापस सर वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक ही लेक्चर को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। यदि आपको एक एजुकेटर से लेक्चर नहीं समझ में आया, आप किसी और एजुकेटर के लेक्चर भी देख सकते हैं, आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नंबर ऑफ टाइम्स एक ही लेक्चर को रिपीटेड मोड पर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, राइट? और आपको सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, पूरा सिलेबस मिलता है, और आपका साथ हम लास्ट तक, जब तक आप नीट क्रैक नहीं कर लेते तब तक हम नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, दिस इज योर बेनिफिट, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाय बाय।